नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे पार्ट की, जिसमें हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे। बीच में विलम्ब इसलिए आ गया क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे थे, हम उसकी तैयारी के लिए लगे हुए थे। तो आज से फिर से नियमित क्लासें आएंगी। असुविधा हेतु खेद है। चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकारों की बात हम कर रहे थे। तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 जिसे हमने ग्रहण किया है यूएसए के संविधान से, इसको एक अनुसरण किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके प्रावधान आपको दिखाई देंगे। और कुल जो मूल अधिकार हैं वो हमारे 6 अधिकार हैं वर्तमान में, जबकि पूर्व में इनकी संख्या 7 थी। अगर हम देखें तो इसमें जो हटाया गया वो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तब वर्तमान में यानी तत्कालीन समय में तब की बात हम कर रहे हैं, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। और अब वर्तमान में हमें इसे कहें तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, और जिसके प्रावधान 300 क के तहत आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो तीसरा मूल अधिकार है उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 23 से 24 तक इसके प्रावधान हैं। 23 से लेकर 24 तक इसके प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध करता है, यानी किसी भी व्यक्ति की मानव तस्करी नहीं की जा सकती, उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, और ना ही उसे बलात् श्रम करवा यानी जबरन काम नहीं करवा सकते आप उससे। कहने का मतलब, अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो उसके बदले में उनसे उसके मूल्य यानी अगर उस जो भी वो काम व्यक्ति करता है तो उसके बदले में जो इसका निर्धारित पारिश्रमिक है उसे दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे ईंट भट्टा है, कोई कारखाना है, तो वहाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिबंधित कर दिया, यानी 14 वर्ष से छोटे बच्चों का रोजगार में लगना वहाँ अनिवार्य नहीं, यानी वहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार रोका जाता है। इसके तहत क्या है कि देखो, बचपन बचाओ आंदोलन के तहत हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों के बचपन होता है यहाँ पे, तो अगर वो अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए ये प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले अधिकार की तरफ। अगला हमारा अधिकार है जिसका नाम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान आपको 25 से लेकर 28 तक मिलेंगे। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र अभ्यास और प्रचार कर सकते हैं, यानी व्यक्ति भारतीय देश में किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, अभ्यास कर सकता है, और उसका प्रचार करने की पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 26 में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी वो प्रावधान करता है, यानी कि कोई भी आपका जो धर्म है तो उसको आप अच्छे से चलाएं, उसका प्रचार प्रसार करें, उसके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 देता है। 27 में बात करें तो किसी विशेष विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के लिए संबंध में स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। धर्म की स्वतंत्रता संबंधी 4 अनुच्छेद हैं 25 से लेकर 28 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार ये है हमारा, इसे हम कई बार बुक्स में पढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार दोनों एक ही बात है। तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसमें प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान जो किए गए हैं वो अनुच्छेद 29 में किए गए हैं। ठीक है, जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं तो उनके हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान संविधान में किए गए हैं अनुच्छेद 29 में। जबकि अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दे, यानी कुछ अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, जो भाषा और धर्म के आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, वो अपनी संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन उनमें चला सकते हैं। ये अधिकार आपको 30 के तहत दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 31 जो निरस्त कर दिए गए, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार हमें दिए गए थे। जो 7वां अधिकार था यानी कि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, यही था वो निरस्त होने वाला। आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय दिए गए यहाँ पे।
ठीक है, यानी भाग 3 में जितने भी आपको अधिकार थे उन्हें लागू करने के संबंध में अनुच्छेद 32 से संबंधित आपको उपाय दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और ये भी कहा कि अगर उनसे कोई पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अधिकार है कि अगर वो ना हो तो बाकी सारे अधिकार शून्य हो जाएंगे, तब भी भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार का ही नाम लिया था। ठीक है, अब अन्य मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 33 में सुरक्षा बलों आदि पर लागू करने, ठीक है, सुरक्षा बलों को लागू करने या संशोधित करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। अभी किसी राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी है या वहाँ से हटाना है तो उसमें जो शक्ति है वो संसद को सौंपी गई है। अनुच्छेद 34 कहता है कि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने पर भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अनुच्छेद 35 भाग 3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु विधान, भाग 3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु विधान किए गए हैं। जैसे कि कौन कौन से, तो देखिए अस्पृश्यता हेतु जो निवारण संबंधी अधिनियम बना था और बाल श्रम हेतु जो अधिनियम बने हैं वो इसके आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको लागू करवाया जाता है। यानी किसी भी प्रकार की अगर हमें प्रभावी बनाना है प्रावधान को, कोई ऐसा मूल अधिकार हो या समाज में कुछ ऐसी मिथकताएँ हैं जिन्हें समाप्त करना ज़रूरी है, तो भाग 3 के अनुच्छेद 35 में इस प्रकार से विधान बनाए जा सकते हैं भारतीय संसद द्वारा। तो ठीक है, ये है हमारी आज की दूसरी वीडियो जो भारतीय मूल अधिकारों पर थी। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी। दोस्तों के शेयर करें, और इसमें जो कमियां त्रुटियां अगर आपको दिखाई देती हैं, कुछ इम्प्रूव करने वाला दिखाई दे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इसके सुझाव दें ताकि हम एक अच्छी और बढ़िया वीडियो आपके लिए बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें ताकि उन्हें भी हमारे कंटेंट के बारे में पता चले और वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।